तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किया था जो कि कहीं ना कहीं हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आव्यूहों के प्रकार के ऊपर निर्धारित थे, या बोल सकते हो जो हम लोगों ने बच्चे कल कुछ पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किया था वो हमारा एक नया कंसेप्ट के ऊपर आधारित था जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, आव्यूह की समानता। तो ये टॉपिक बच्चों हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस हल कर लिया होगा, जो कि आपके मैट्रिसेस का आव्यूह का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया सा चीज़ देखेंगे जिसके बेसिस पे आपके आगे के और भी एक्सरसाइज आसानी से बन पाएंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों आव्यूह के ऊपर लगाए जाने वाले संक्रियाएं एवं उसके अंतर्गत कुछ गुणधर्म के बारे में। तो ये बच्चों आव्यूह के ऊपर लगाए जाने वाले संक्रियाएं तथा उसके ऊपर आधारित कुछ गुणधर्म क्या क्या है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसी टॉपिक को बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एंड सम प्रॉपर्टीज़। ऑपरेशंस का मतलब होता है बच्चों संक्रियाएं, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? संक्रियाएं होते हैं जो कि किसके ऊपर लगाने वाले हैं हम लोग? जो कि हम लोग लगाने वाले हैं आव्यूहों के ऊपर। तो बच्चों ये संक्रियाएं या ऑपरेशंस जो मैंने बताया उसका मतलब क्या होता है? तो ये संक्रियाएं जो आव्यूह के ऊपर लगाने वाले हैं वो हमारे क्या है बच्चों? वो वही संक्रियाएं हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग संख्याओं के ऊपर लगाते थे, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और भागा। ये कुछ संक्रियाएं थे बच्चों जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आया है, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि जोड़, घटाव, गुणा और भागा ये हमारे क्या है? ये हमारे बच्चों संक्रियाएं हैं जिनको हम लोग ऑपरेशंस भी बोलते हैं, जिनको आप लोग कहीं ना कहीं बचपन में संख्याओं के ऊपर लगाया करते थे, ठीक है। तो संख्याएं के ऊपर लगाने के लिए संक्रियाएं हम लोग बचपन से पढ़ा करते थे, लेकिन अभी हमें उन संक्रियाओं के बारे में बात करना है, मतलब इन्हीं संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे, मतलब आव्यूह के ऊपर लगाएंगे। तो बच्चों आव्यूह के ऊपर जो संक्रियाएँ लगाई जाती हैं वो क्या क्या संक्रियाएँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहला है बच्चों क्या? आव्यूहों का योग, ठीक है। आव्यूहों का योग मतलब अगर हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है और एक और दूसरा आव्यूह दिया गया है, उन दोनों आव्यूह को हम जोड़ना चाहते हैं, तो दो आव्यूह को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, या दो से अधिक आव्यूह को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों आव्यूहों का योग, या इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? योग होता है। मैट्रिसेस का मतलब आव्यूह, ठीक है। तो आव्यूहों का योग मतलब ढेर सारे आव्यूह होंगे या एक से अधिक आव्यूह समझ लो आप, एक से अधिक आव्यूहों का क्या होगा? योग होगा। तो योग करने का तरीका क्या है? वो तरीका हम लोग यहाँ सीखेंगे। उसी प्रकार से दूसरा क्या है बच्चों? आव्यूहों का व्यवकलन। आव्यूहों का व्यवकलन मतलब बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब आपके पास अगर दो आव्यूह दिए गए हैं और उन दो आव्यूह को आपस में घटाना है, तो किस प्रकार से हम आव्यूह को घटाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बच्चे हम लोगों को इस जगह पे पढ़ना है। तीसरा क्या है बच्चों? तो तीसरा है हमारा आव्यूह का आव्यूह से गुणन, ठीक है। किसी आव्यूह को किसी दूसरे आव्यूह से किस प्रकार से गुणा करते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए बोला गया है। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ मैट्रिक्स। किसी एक आव्यूह को किसी दूसरे आव्यूह से अगर हम गुणा करेंगे तो किस प्रकार से गुणा करेंगे, वो गुणा करने का तरीका हमें यहाँ पे सीखना है। फिर क्या पढ़ना है बच्चों? किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणन। अदिश क्या होता है आपको पता है बच्चों? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 और इसका गुणा करने के लिए मैंने दिया किसी आव्यूह से। तो ये 2 किसी आव्यूह से अगर गुणा होगा तो कैसे गुणा होगा, ठीक है ना। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मतलब ये 2 किसका काम कर रहा है? तो ये 2 कर रहा है किसी न किसी अदिश का काम, ठीक है। और इस अदिश संख्या को हम कहीं ना कहीं किसी आव्यूह से गुणा करेंगे, तो किस प्रकार से गुणा करेंगे ये विधि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और पांचवा चीज़ क्या है बच्चों? हमारा पांचवा चीज़ है किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करना। ये परिवर्त क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है।
तो ये पांचवा चीज़ क्या है बच्चों, किसी अवयव का परिवर्त कैसे ज्ञात करना है वो हम लोग निकालने सीखेंगे। मतलब यहाँ इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस परिवर्त का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज। तो किसी अवयव का ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करेंगे, किसी अवयव का परिवर्त किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगर किसी संक्रियाएं को लगाने वाले हैं किसी अवयव पे, तो वो किस किस संक्रियाओं के बारे में हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक के रूप में लिख दिया है। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले इन चीज़ों को आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर एक एक करके बच्चों हम लोग इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, साथ साथ इनके गुणधर्म को भी पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था, हम लोग यहाँ संक्रियाएं तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ इससे जुड़े हुए कुछ गुणधर्म भी पढ़ेंगे। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा संक्रिया है, सबसे पहला संक्रिया हमारे सामने क्या मौजूद है बच्चों, अवयवों का योग। अवयवों का योग मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक अवयव दिए गए होंगे तो उन अवयवों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल भाषा में मैंने समझाया है, लिखा है। इनका डेफिनेशन रटना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस कंसेप्ट को समझना है। तो मैंने कंसेप्ट को एकदम साधारण से भाषा में लिखा है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा है कि दो अवयव ए तथा बी, ठीक है, हमारे पास दो अवयव बच्चों कौन कौन सा, ए और बी नाम का। तो दो अवयव ए तथा बी का योगफल तभी ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, अगर आपके पास ए और बी नाम का दो अवयव दिया गया है और उन दोनों अवयव का आप योगफल ज्ञात करना चाहते हो या उन दोनों अवयव का आप योग करना चाहते हो, तो योग तभी ज्ञात किया जा सकता है यदि उनके कोटि एक समान हो। यदि उनका कोटि क्या हो बच्चों, एक समान कोटि होना चाहिए। मतलब अगर ए नाम के अवयव का कोटि 2×3 है तो बी नाम के अवयव का भी कोटि 2×3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात कह दिया गया है कि योगफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उन दोनों अवयव का कोटि क्या हो, एक समान हो, तथा दोनों अवयवों के योगफल ज्ञात करते समय उनके संगत अवयवों का योग किया जाता है। और जब हम योगफल ज्ञात करने जाते हैं, जब कोटि आपको सेम नज़र आ जाएगा, एक जैसा नज़र आ जाएगा, एक समान नज़र आ जाएगा, तो जब आप योगफल करने जाओगे, उसका योग ज्ञात करने जाओगे, उसका योगफल ज्ञात करने जाओगे, तो आपको कैसे योगफल ज्ञात करना है, तो उनके संगत अवयवों का आपको योगफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आपको संगत अवयवों का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। और संगत अवयवों का योग करने के बाद आपको आंसर के रूप में एक अवयव ही मिलेगा। तो याद रखिएगा बच्चों कि अवयव को अगर अवयव से जोड़ोगे तो रिजल्ट के तौर पे आपको अवयव ही मिलेगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है बच्चों कि अगर हमारे पास ए नाम का एक अवयव दिया गया है जिसका अवयव 1 2 3 4 -1 3 है, चलो इसको कुछ और लिख देता हूँ 5, और बी नाम का बच्चों हमारे पास एक अवयव दिया गया है जिसका अवयव 9 1 5 6 2 4 है। तो अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों कि a प्लस बी क्या होगा, ठीक है, तो ये a प्लस बी मतलब बच्चों, तो a प्लस बी का मतलब अवयव a का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, किसके साथ, b के साथ। तो इन दोनों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपसे बोला गया है। तो a प्लस बी का मतलब क्या बच्चों, तो a प्लस बी मतलब ये हमारा a है 1 2 3 4 -1 5, और बीच में क्या है बच्चों, प्लस है, तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। और b क्या है बच्चों, तो 9 1 5 6 2 और 4। अब मैंने क्या बताया बच्चों कि अगर हमें इस अवयव का योग करना है तो योग करते समय क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है कि अगर जिस अवयव का आप योग ज्ञात करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों अवयव का कोटि एक समान होना चाहिए। तो इसका कोटि कितना है बच्चों, 2×3 इसका कोटि है, तो इसका भी कोटि देख लो बच्चों 2×3 ही है, ठीक है ना, 2×3 ही। पहला कंडीशन क्लियर हो गया कि दो अवयव का आप योगफल कब ज्ञात कर सकते हो, जब उन दोनों का कोटि क्या हो, एक समान हो। दूसरा, अगर आप इन दोनों का कोटि एक समान है तो इनका आप जब योगफल ज्ञात करने जाओगे तो इस कैसे जुड़ता है बच्चों, तो जुड़ता किस प्रकार से है, संगत अवयव एक साथ जुड़ता है। संगत अवयव एक साथ जुड़ने का मतलब
ये A11 वाला इसके A11 से जुड़ेगा, इसका A12 इसके A12 से जुड़ेगा, इसका A13 इसके A13 से जुड़ेगा, इसका A21 इसके A21 से जुड़ेगा, इसका A22 इसके A22 से जुड़ेगा और इसका A23 इसके A23 से जुड़ेगा। तो मैंने आपके पिछले क्लासेस में बताया भी था कि संगत अवयव का मतलब क्या होता है। और जब आप खुद समझ रहे हो बच्चों, जब इन दोनों को जोड़नेंगे तो संगत अवयव जुड़ेंगे तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें आंसर भी सेम उसी कोटि का एक अवयव मिलेगा। बस अंतर ये है कि इसके अवयव क्या होंगे, बदल जाएंगे। कैसे, देखो 1 + 9 कितना हो गया बच्चों 10, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 5 संगत अवयव जोड़ रहा बच्चों में, 3 + 5 कितना हो गया बच्चों 8, ठीक है। 4 + 6 कितना हो गया बच्चों 10, -1 + 2 तो -1 जोड़ 2 कितना हो गया 1, ये 5 + 4 कितना हो गया बच्चों 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने A + B किया, मतलब अवयव A को जोड़ दिया अवयव B से, तो ये देखिए अवयव A को B से जोड़ने के बाद संगत अवयव जुड़े और संगत अवयव जुड़ने के बाद आपको एक और अवयव दे दिया जिसका वही कोटि होगा जो A और B का था, और इसका अवयव आपको दिखाई दे रहा होगा इनके संगत अवयव को जोड़ने के बाद मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं बच्चों कि किसी दो अवयव को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बच्चों लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। वीडियो पॉज करके बच्चों इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, दो अवयव को जोड़ते समय आपको ध्यान देना है कि दोनों का कोटि एक जैसा होना चाहिए। और जुड़ता कैसे है, संगत अवयव के साथ जुड़ता है, और जब अवयव का अवयव से जोड़ोगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, अवयव ही मिलेगा जिसका कोटि सेम वही होगा जो A और B का होगा। यही बात आपको ध्यान देना है बच्चों, इसी बात को ध्यान देते समय आपको अवयव को योग करके दिखाना होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप ये समझ गए आपने इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके अगर लिख लिया है, तो हम क्या करते हैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दे करके समझाते हैं कि कैसे अवयव का योग ज्ञात किया जाता है। तो मैं बच्चों ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ बच्चों A के रूप में दिखाया एक और अवयव को जिसका अवयव है 1, 5, 7, -8, 2 और 0। दूसरा अवयव बच्चों क्या है अपने पास, दूसरा अवयव है हमारा B नाम का जिसका अवयव है बच्चों कितना 3, 7, 5, 4, 6 और 9। तीसरा अवयव क्या है बच्चों, तो तीसरा अवयव हमारे पास है 0, 1, -3, 0, 5 और 4, ठीक है। ये हमारे पास एक A नाम का अवयव है, एक B नाम का अवयव है और एक हमारे पास C नाम का अवयव है। तो मैंने आपसे बच्चों पूछा कि बताओ A + B + C क्या होगा। तो आप बच्चों देख रहे हो A क्या है, अवयव है, B भी एक अवयव है, C भी एक अवयव है, तीनों को बोला गया है जोड़ने के लिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला चीज़ चेक करिए कि इन तीनों का योगफल आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब इन तीनों का कोटि एक समान हो। तो कोटि ध्यान से देखिए बच्चों क्या है, 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो इसका कोटि 3×2 है। इसका भी ध्यान से देखिए 3×2 है और इसका भी 3×2 है। तो हम लोगों ने देखा इन तीनों अवयवों का कोटि बच्चों क्या है, तीनों अवयवों का कोटि एक समान आपको दिखाई दे रहा है और इन चीज़ों को बोला गया है आपस में जोड़ने के लिए। तो A + B + C करने के लिए बोला गया बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारा A है 1, 5, 7, -8, 2 और 0। बीच में प्लस का साइन बाबू तो प्लस मैंने बैठा दिया। B कितना है 3, 7, 5, 4, 6 और 9। उसी प्रकार से बीच में फिर से प्लस है। अगला क्या है बच्चों 0, 1, -3, 0, 5 और 4। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इसका आंसर आएगा तो वो भी क्या आएगा बच्चों, तो वो भी एक प्रकार का अवयव ही आएगा और उसका भी कोटि कितना होगा बच्चों, उसका भी कोटि होगा 3×2 ही, है ना। और जुड़ेंगे क्या, तो जुड़ेंगे इनके संगत अवयव। संगत अवयव मतलब इसका A11, इसका A11 और इसका A11 एक साथ। तो देखो 1 + 3 4, 4 + 0 कितना बच्चों, तो 4 आया, ठीक है। उसी तरह से 5 किसके साथ जुड़ेगा, 7 के साथ। 7 + 5 12, 12 + 1 कितना बच्चों 13, ठीक है।
उसी प्रकार 7 + 5 12, 12 - 3 हो गया बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 7 + 5 12, 12 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 - 3 कितना हो गया बच्चों, तो 12 - 3 हो गया बच्चों कितना 9, ठीक है। उसी प्रकार से -8 + 4, तो -8 + 4 कितना हो गया बच्चों, -4 हो गया। -4 + 0 कितना हो गया बच्चों, तो -4 ही हुआ, ठीक है। उसी तरह से 2 + 6 कितना 8, 8 + 5 कितना हो गया बच्चों 13। उसी तरह से 0 + 9 कितना हो गया 9, 9 + 4 कितना हो गया बच्चों 13। तो आप लोगों ने देखा कि a + b + c करने के बाद हमारे पास एक अवयव आया है, और वो अवयव का अवयव कौन है 4 13 9 - 4 13 13, और इसका कोटि भी देख सकते हो आप 3 × 2 ही आया है, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों मैंने अगर आपसे a + b + c पूछा था, तो मैंने अब आपसे पूछ लिया कि बताओ b + c कितना हो, ठीक है। मैंने आपसे क्या पूछा, b + c कितना होगा। तो b + c का मतलब बच्चों ये हमारे पास b है कितना 3 7 5 4, ठीक है 6 9, ये हमारा क्या है बच्चों b है, प्लस c कितना होगा बच्चों, तो c है हमारा कितना 0 1 -3 0 5 और 4। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले कोटि सेम होना चाहिए, तो कोटि तो सेम है ही b और c का, और जुड़ेगा क्या है इसका संगत अवयव। तो ध्यान से देखिएगा 3 + 0 कितना होता है बच्चों 3 + 0 सॉरी 3, ठीक है 3 + 0 कितना हो गया 3। 7 + 1 कितना हो गया बच्चों 8। 5 + -3, तो 5 - 3 कितना बच्चों 2। 4 + 0 कितना बच्चों 4। 6 + 5 कितना 11, और 9 + 4 कितना हो गया 13। संगत अवयव बच्चों एक साथ जुड़े, और संगत अवयव जुड़ने के बाद आपको एक और अवयव मिला, और उसी अवयव का कोटि ध्यान से देखिए सेम वही दिखाया जो b और c का था, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों 2 या 2 से अधिक अवयवों का हम लोग योगफल ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको 2 अवयवों का भी योगफल ज्ञात करके दिखा दिया, और मैंने आपको 2 से अधिक अवयवों का भी योगफल ज्ञात करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अवयव का योगफल ज्ञात किया करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम इन चीज़ों को लिख लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे संक्रिया का, ठीक है। दूसरा संक्रिया हमारा क्या है बच्चों, तो हमारा सेकेंड वाला संक्रिया क्या है, अवयवों का व्यवकलन। तो अवयवों का व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि 2 अवयव को आपस में किस प्रकार से घटाया जाए, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग बच्चों जोड़े थे उसी प्रकार से हम लोग घटाएंगे भी। मतलब जब हम लोग अवयव को अवयव से जोड़ते थे तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी अवयव को आप एक साथ जोड़ रहे हो, इधर वो 2 हो या 3 अवयव हो या 4 अवयव हो, आपको ध्यान देना है कि उन सारे अवयवों का कोटि एक समान होना चाहिए, और घटते समय और जुड़ते समय संगत अवयव एक साथ जुड़ते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी बच्चों अगर हम बात करते हैं अवयवों का व्यवकलन का, मतलब अवयव को हम घटाने का बात करते हैं, तो वहाँ भी वही काम होगा। हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या दिए गए अवयवों के कोटि एक समान है या नहीं, और अगर कोटि एक समान है तो अवयवों का अगर आप व्यवकलन करने जाओगे, घटाने जाओगे, तो संगत अवयव एक साथ घटता है। मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल एक लिखा है यहाँ पे कि a बराबर ये आपके पास 2 3 5 7, और b बराबर क्या है बच्चों, तो b बराबर आपके पास 9 6 4 और 0, ठीक है। और मैंने आपसे बोला बच्चों कि बताइए a माइनस b क्या हो। तो a माइनस b मतलब अवयव a माइनस अवयव b। तो अवयव a क्या है बच्चों, तो अवयव a है हमारे पास 2 3 5 7। इस अवयव को घटाने के लिए बोला, बीच में माइनस था तो माइनस मैंने लगा दिया। किससे घटाने बोला है, 9 6 4 और 0 से। तो घटाते समय हम लोगों को पहले क्या देखना था बच्चों, हमें पहले देखना था कि इन दोनों अवयव को जिससे घटाना चाहते हैं उन दोनों अवयव का कोटि एक समान है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, इसका कोटि 2 × 2 है और इसका भी कोटि 2 × 2 है। तो कोटि तो सेम है बच्चों, तो घटाएंगे, तो घटाने के बाद रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, एक अवयव ही मिलेगा जिसका कोटि भी क्या होगा, ठीक है, जिसका कोटि हमें 2 × 2 ही दिखाई देगा, ठीक है।
मतलब जब अवयव को अवयव से बच्चों घटाएंगे तो घटाते समय हमें कोटि समान दिखना चाहिए था, तो वो कोटि समान दिखा। और जब घटाएंगे बच्चों तो घटाते समय संगत अवयव घटते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी एक अवयव ही मिलेगा जिसका कोटि सेम वही होगा जो ए और बी का है। तो ध्यान से देखिएगा, संगत अवयव एक साथ घटेंगे तो ये इससे किससे घटेगा 9 से, तो 2 घटेगा 9 से, तो 2 - 9 कितना बच्चों, तो 2 - 9 -7 होता है। 3 - 6 बच्चों, तो 3 - 6 -3 होता है। 5 - 4 का मतलब 1 और 7 - 0 का मतलब 7। तो हम लोगों ने देखा कि a - b करने के बाद जो हमें अवयव मिला वो अवयव एक 2 × 2 का अवयव मिला जिसके अवयव क्या है -7 -3 1 और 7। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अवयव को अवयव से घटा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां मैं आपको कुछ और कंडीशन दिखा करके समझाना चाहूँगा कि अवयवों का व्यवकलन और किस प्रकार से हम लोग करते हैं, और थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आप पहले इन चीज़ों को बच्चों वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारा अब क्या है, हमारा दूसरा क्या है, एक और एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के कि अवयवों का व्यवकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल 2 समझाने का कोशिश किया आपको कि हमारे पास a नाम का अवयव क्या है बच्चों, तो हमारे पास a नाम का अवयव जिसका अवयव है 2 3 5 7 9 0। ठीक है, और हमारे पास बच्चों b नाम का अवयव है जिसका अवयव क्या है -5 6 2 4 3 -8। और तीसरा बच्चों c नाम का अवयव हमारे पास दिया गया है जो कि है 9 9 9 8 8 और 8। ठीक है, हमारे पास a b और c नाम का 3 अवयव हमें दिखाई दे रहा है जिसमें आपसे बोला गया है a - b - c ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने बोला है बाबू, a - b - c ज्ञात करने बोला। तो a क्या है, तो ये है हमारे पास 2 3 5 7 9 0 माइनस b क्या है बच्चों, तो -5 6 2 4 3 -8 माइनस c क्या है बच्चों, तो c है 9 9 9 8 8 और 8। ठीक है, तो बाबू घटाने बोला था तो हम लोगों ने इस प्रकार से घटा दिया। तो बताइए सबसे पहले नियम के अनुसार सबसे पहले क्या देखेंगे, इन तीनों का कोटि एक समान होना चाहिए। देखिए इसका कोटि कितना है बच्चों, तो इसका कोटि 2 × 3 है, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है। इसका भी 2 × 3 है और इसका भी 2 × 3 है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इन तीनों अवयवों का कोटि एक समान है, तो हम जब इसे घटाएंगे तो हमें एक और अवयव रिजल्ट के तौर पे तो मिलेगा, और इसका भी कोटि 2 × 3 ही होगा, लेकिन इसके अवयव कैसे मिलेंगे, तो इनके संगत अवयवों को घटाने से। तो ध्यान से देखिएगा, 2 - -5, तो 2 - -5 मतलब 2 + 5 हो गया, तो 2 + 5 कितना हो गया 7 7 - 9, तो 7 - 9 कितना होता है बच्चों, तो -2 होता है। कोई दिक्कत, संगत अवयवों को इसी प्रकार से घटाते चलते जाना है। 3 - 6 कितना बच्चों, तो 3 - 6 का मतलब -3 -3 - 9, तो -3 - 9, तो 9 3 12, तो -12 हो जाएगा। फिर 5 - 2, तो 3 3 - 9 का मतलब बच्चों तो -6। ठीक है, उसी प्रकार से 7 - 4, तो 7 - 4 का मतलब 3 3 - 8 का मतलब बच्चों -5। ठीक है, 9 - 4 का मतलब बच्चों 5 5 - 8 का मतलब -3। ठीक है, 5 - 8 का मतलब -3। 0 - -8, तो 0 - -8 कितना हो गया बच्चों, +8 +8 - 8 कितना हो गया 0। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि a - b - c करने के बाद जो हमें अवयव मिलेगा वो अवयव भी एक 2 × 3 का अवयव होगा। इसके अवयव क्या हुए, संगत अवयवों को घटाने के बाद इसके हमें अवयव मिले जो कि -2 -12 -6 -5 -3 और 0 हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अवयवों के
व्यवकलन को ज्ञात कर सकते हैं कि अवयव के किस प्रकार से घटाया जा सकता है, वो चीज़ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अवयवों का योग और अवयवों का व्यवकलन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इन चीज़ों को बच्चे अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्या, तो हम लोग बात करेंगे बच्चों इनसे जुड़े हुए अवयवों के योग और अवयवों के व्यवकलन से जुड़े हुए कुछ गुणधर्म का। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बच्चों पहले लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग अब क्या अवयवों के योग तथा व्यवकलन से जुड़े कुछ गुणधर्म का। मतलब गुणधर्म का मतलब क्या होता है, गुणधर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अवयवों का योग तथा व्यवकलन, योग मतलब एडिशन और व्यवकलन का मतलब सब्ट्रैक्शन, जोड़ तथा घटाव से जुड़े कुछ गुणधर्म हैं जो अवयव के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। तो वो गुणधर्म क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। पहला गुणधर्म क्या बोला गया है कि अगर a और b हमारे पास कोई अवयव है, तो अगर आप a प्लस बी निकालो चाहे b प्लस a निकालो, हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा। अगर आपके पास a नाम का कोई अवयव है और आपके पास b नाम का कोई दूसरा अवयव है और उन दोनों अवयव को अगर आप जोड़ते हो, आप a प्लस बी करो चाहे आप b प्लस a करो, आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a ही होगा। मतलब अवयवों का योग हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये नियम आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, आप लोगों ने संख्या के रूप में देखा होगा कि 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, हमेशा रिजल्ट बच्चों आपको 5 ही मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, जो कि संख्या के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। तो सेम यही चीज़ पालन कौन करता है, हमारा अवयव भी, कि अगर आप a प्लस बी अवयव करो या b प्लस a अवयव करो, आपको हमेशा एक रिजल्ट अवयव मिलेगा और वो अवयव हमेशा आपको समान ही दिखाई देगा। ठीक, तो मतलब अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप a माइनस बी निकालोगे और b माइनस a निकालोगे तो सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, आप सोचोगे कि a माइनस बी अवयव a माइनस बी कर दे और अवयव b माइनस a कर दे तो सेम आंसर मिल जाएगा। जी नहीं, सेम आंसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। मतलब हमारा अवयव का व्यवकलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, संख्या भी नहीं करता। देखिए ध्यान से, अगर आप 2 माइनस 3 बोलोगे या 3 माइनस 2 बोलोगे तो बात बराबर होगा क्या, जी नहीं। 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, और 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, दोनों बराबर है क्या, जी नहीं। इसीलिए संख्या जिस प्रकार से हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता था घटाव के समय, तो सेम उसी तरह से अवयव भी घटाव के समय मतलब व्यवकलन के समय क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है बच्चों, हमारा दूसरा नियम है हमारा साहचर्य का नियम। तो साहचर्य का नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। साहचर्य का नियम किसको बोलते हैं, संख्या के ऊपर याद करो, आप लोगों ने सीखा था ब्रैकेट मैंने 2 प्लस 3 लिखा प्लस 4 लिखा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा बच्चों, मैंने ब्रैकेट में लिखा 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस 4। तो ये बाबू बॉडमास के रूल के अनुसार पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3 अगर ब्रैकेट के अंदर बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया तो 5 मिला, और 5 प्लस 4 किया तो हम लोगों ने 9 प्राप्त किया। ठीक, उसी प्रकार से तो 2 प्लस 3 पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम लोग इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4 दोनों बराबर होगा। तो सेम यही, इसी को हम लोग बोलते हैं साहचर्य का नियम। मतलब पहले ब्रैकेट 2 प्लस 3 में था, तो यहाँ से रिजल्ट हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। ठीक है, और अगर ब्रैकेट इस बार 3 प्लस 4 में लगा दिया जाए तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, यहाँ भी 9 मिला। मतलब साहचर्य का नियम हमारा मैट्रिक्स में भी इसी प्रकार से पालन करेगा। तो a प्लस बी बोलो मैट्रिक्स में, ठीक है, तो एक रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा। उसको जब आप सी नाम के मैट्रिक्स से जोड़ोगे तो आपको फिर से एक मैट्रिक्स मिलेगा। सेम वही मैट्रिक्स आपको यहाँ भी मिलेगा जब आप पहले b प्लस सी को जोड़ोगे और फिर उसमें आप किसको जोड़ोगे, a को जोड़ोगे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा अवयव योग के केस में, ठीक है ना, अवयव का योग साहचर्य के नियम का पालन करता है, लेकिन हमारे अवयव का व्यवकलन साहचर्य के नियम का पालन नहीं करता है। a माइनस बी माइनस सी बराबर कभी भी नहीं हो सकता a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी का।
ठीक है। आप करके एग्जाम्पल के रूप में आप ए बी सी सेम कोटि का कोई भी अवयव लेकर के देख लीजिएगा, बना करके आपको कभी भी समान आंसर नहीं दिखाई देगा। जोड़ने घटाने आप लोगों ने सीख ही लिया है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है बच्चों, तीसरा चीज़ है किसी अवयव, ठीक है। ए क्या है, कोई अवयव है, और किसी अवयव में अगर आप किसी शून्य अवयव को जोड़ते हो, शून्य अवयव आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर किसी भी अवयव में अगर हम शून्य अवयव को जोड़ते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा बच्चों वो हमेशा एक ए नाम का अवयव ही मिलेगा। मतलब अगर ए अवयव में शून्य अवयव को अगर जोड़ते हो या शून्य अवयव में किसी एक अवयव को जोड़ते हो तो हमेशा रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ए नाम का मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, इसमें मैंने एक शून्य अवयव को जोड़ा 0 0 0 0, सेम कोटि वाला मैंने लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देख सकते हो 1 + 0 का मतलब 1, 2 + 0 का मतलब 2, 3 + 0 का मतलब 3, 4 + 0 का मतलब 4। तो अगर ये ए था, ये 0 था, तो रिजल्ट आपको क्या मिला बच्चों, ए ही मिला। बात समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार 0 + a बराबर भी आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक। लेकिन a - 0 = 0 - a कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप a - 0 करते हैं यहाँ पे तो आपको क्या मिलता, a - 0 करने पर आपको ये रिजल्ट मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज़ 0 - a करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 0 - a करते तो ये 0 0 0 0 माइनस a का मतलब 1 2 3 और 4। तो ये क्या मिला बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हमें आंसर के तौर पे क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। a - 0 किया बच्चों तो हमें देख सकते हो क्या मिला, a ही वापस से मिल गया। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, a - 0 करने पे आपको क्या मिलता है, a मिलता है। लेकिन आप यही चीज़ अगर 0 - a करते तो 0 - a करते तो 0 मतलब शून्य अवयव, 0 0 0 0 माइनस a मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया 1 2 3 4। अगर इसको हम घटाएंगे बच्चों तो क्या आंसर आएगा, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, 0 - 3 -3, 0 - 4 कितना हो गया, -4, ठीक है। तो बोला गया 0 - a करोगे तो क्या मिलेगा, -a। तो ये -a कैसे आ गया, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स का नियम होता है, ठीक है, वो हम लोग अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि किसी अवयव को किसी अदिश से अगर आप गुना करते हो, ठीक है, तो वो किस प्रकार से गुना होता है। तो जैसे ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग ये चीज़ अभी पढ़ेंगे इसके बाद। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 एक अवयव है, ठीक है, और इस अवयव में हम आपसे बोले 2a ज्ञात करो, 2a ज्ञात करो मतलब 2 गुना अवयव a ज्ञात करो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारे पास एक अवयव दिया गया है a नाम का, अब मैंने आपसे बोला 2 गुना a ज्ञात करो, ठीक है। तो मान लो ये हमारा a नाम का अवयव ये दिया गया है, तो मैंने आपसे पूछा 2 गुना a क्या होगा। तो 2 गुना a मतलब 2 गुना 1 2 3 4 आपसे ये ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये 2 क्या है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये अदिश है। और कोई भी अदिश संख्या इस जगह पे कुछ भी अगर रहेगा, वो अगर किसी अवयव से गुना होने के लिए जाएगा तो याद रखिएगा वो मैट्रिक्स के हर एक अवयव से जाके गुना हो जाएगा। मतलब ये 2 जब अंदर जाएगा गुना होने तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हमें 2 × a कितना मिला ये, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को अगर हम किसी अवयव में गुना करना चाहते हैं तो वो हर एक अवयव से जा कर के गुना होता है। तो जस्ट उसी तरह से इसका उल्टा भी ध्यान दीजिएगा कि जब किसी अवयव से कोई चीज़ कॉमन निकालना है, ठीक है ना, तो वो हर एक अवयव से कॉमन निकलेगा। मतलब इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो ये हमारा मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है बच्चों, इस मैट्रिक्स में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, हर बार माइनस कॉमन दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया कि किसी अदिश को अगर आप किसी अवयव से गुना करते हो तो प्रत्येक अवयव से जाके गुना होता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी अवयव के प्रत्येक अवयव से अगर हम कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो याद रखिएगा वो प्रत्येक अवयव से कॉमन निकलेगा। तो इससे कॉमन क्या निकलेगा, इसमें हर जगह -1 कॉमन है, तो -1 अगर कॉमन निकालेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये था क्या, ये हमारा a ही था, ये -1 है तो ये -a हो गया, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि जब 0 - a किए तो हमें रिजल्ट क्या मिला, -a मिला। तो बताइए क्या 0 - a और a - 0 सेम रिजल्ट दिया, जी नहीं, ये दोनों अलग अलग था, इसीलिए a - 0 ≠ 0 - a लिखा गया है। कोई दिक्कत, चलिए। उसी प्रकार से बच्चों
तीसरा चीज़, चौथा चीज़ हमारा क्या है, बोला गया ए में अगर, ठीक है देखिए ध्यान से, यही हमारा ए था ना, इस ए में अगर माइनस ए, मतलब इसका माइनस को अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, या माइनस ऑफ ए में आप ए को जोड़ दें, तो रिजल्ट हमेशा आपको एक शून्य अवयव मिलेगा, मतलब एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये सब सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों जो आपको ध्यान देना है। जैसे संख्या के रूप में हम लोग करते हैं कि 2 माइनस 0 2 होता है और 0 माइनस 2 -2 होता है, वैसे ही ये भी नियम पालन करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी ध्यान से देखिए, संख्या के अनुसार ही मैट्रिक्स इसको फॉलो कर रहा है। 2 प्लस में -2 कर दो तो 0 होगा, या -2 में +2 कर दो तो 0 होगा। सेम वही नियम के अनुसार हमारा मैट्रिक्स भी चल रहा है। मतलब इन सारे एग्जाम्पल्स को देख करके आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, क्या इन सारे एग्जाम्पल्स को देख करके आपको इतना समझ में आया कि जो मैट्रिक्स है, ये अवयव जो है वो संख्या के जैसे नियम को पालन कर रहा है। किसमें, योग और साहचर्य, जो हमारा योगफल और हमारा व्यवकलन जो हम लोग देख रहे थे उसके अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बता सकते हैं कि अवयवों के योग तथा व्यवकलन से जुड़े क्या क्या गुणधर्म थे। ये गुणधर्म बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग और भी बाकी के 3 नियम को पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा तीसरा नियम क्या है बच्चों, अवयव का अवयव से गुणन, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पूरे ऑपरेशन में, मतलब इस पूरे संक्रियाओं में सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है अवयव का अवयव से गुणन करना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसी अदिश संख्या से अवयव से गुना करना कैसे करेंगे। तो अभी मैंने जस्ट सिखा भी दिया आपको, तो वो भी समझ लिया, एक तरह से आपका समझ ही में आ गया होगा कि कैसे करेंगे किसी अदिश संख्या को किसी अवयव से गुना। तो प्रत्येक अवयव से जाके गुना होता है, ये चीज़ अब हम लोग देखे भी थे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट नियम क्या है बच्चों, अवयव का परिवर्त। ये 3 चीज़ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिए, और अगर आप अवयव के अंतर्गत एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर आप लोगों ने संक्रियाएं को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो बच्चों आप जाइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो भी आप लोगों ने सीखा है इसके आधार पर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो बच्चों, तो फिलहाल आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट दिन हम लोग जब मिलेंगे बच्चों तो उस दिन हम लोग सीखेंगे इसके आगे का कंसेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।